Hello everyone, welcome to our YouTube channel Vidyapeeth Tuition Classes. So guys, you will learn start with 11th physics. Wow, amazing chance for you guys because you have passed 10th standard and you reached at the level of 11th standard. This is new for you guys. This video is very interesting for you. Please keep continue watching this video and clear your doubt with Ashish sir. So guys, let's start the video. तो स्टूडेंट्स, आप 10th से 11th में आ चुके हो, आपने साइंस ले ली। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमने साइंस ले ली है, ठीक है। तो साइंस ले ली है तो आप साइंस का मतलब बताओ। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिनको नहीं पता वो लगातार वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब क्या होता है कि हम एक नॉलेज के साथ डील करते हैं और वो नॉलेज हमें मिलती है एक्सपेरिमेंट करने से और ऑब्जर्वेशन करने से। यानी कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी ऑब्जर्वेशन करने से हमें जो नॉलेज मिलती है उसी को हम साइंस बोलते हैं। क्लियर है? तो साइंस एक्चुअल में क्या है? डीलिंग ऑफ नॉलेज। इजी लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं यहां पर, डीलिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज गेन्ड बाय, जो हमने नॉलेज गेन की है, किससे की है नॉलेज गेन? एक्सपेरिमेंट से एंड ऑब्जर्वेशंस यानी कि एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से हमें जो नॉलेज मिली उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस। क्लियर है? तो यहां पर साइंस को मेनली हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप मेनली इसी में पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, और थर्ड वन इज बायोलॉजी। इजी तरीके से पढ़ो, हर एक टॉप कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर करूंगा। फिजिक्स का मतलब आप नेचर या नेचुरल फिनोमिना के बारे में जब स्टडी करते हो तो साइंस की उस ब्रांच को हम फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि जब आप नेचर या नेचुरल फिनोमिना की जब स्टडी करते हो तो साइंस की उसी ब्रांच को हम फिजिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जैसे कि नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, है ना, बारिश के बाद रेनबो का बनना, है ना, मॉर्निंग इवनिंग का होना। क्लियर है? और लाइटनिंग का होना, यानी बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है ना, तो उसका होना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। क्लियर है? तो नेचर यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी साइंस की जो ब्रांच है वो फिजिक्स है। क्लियर है? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एटम के बारे में या केमिकल कंपोजिशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, है ना। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि जो मटेरियल बना है वो किस केमिकल का बना है और उसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। समझ गए? यानी कि किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। क्लियर है? तो मेनली केमिस्ट्री में हम एटम की स्टडी करते हैं, है ना। दूसरी बात, हम केमिकल कंपोजिशंस की स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो साइंस की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। लास्ट वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन यहां पर हम लाइफ की स्टडी करते हैं, यहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो साइंस की उस ब्रांच को हम बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग या फिर नो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप लिख सकते हो। मेनली तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो लाइफ के बारे में, है ना, लिविंग थिंग्स के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो वो साइंस की जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों देख ली। तो साइंस आपको ऑलरेडी पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके हमें जो नॉलेज मिलती है वो साइंस होती है। क्लियर है? तो अब हमें फिजिक्स की स्टडी करनी है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम यहाँ से हटा देते हैं, ओनली हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो फिजिक्स में स्कोप क्या क्या है वो देखो। मैं एक बार रफ कर देता हूं इस चीज को।
और जिसको नोट डाउन करना होता है कर लिया करो, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखा करो। फिजिक्स में स्कोप क्या क्या है भाई? स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में स्कोप क्या क्या है? देखो मेनली हम फिजिक्स को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक को तो हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, एक को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक। इस वाली फिजिक्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। क्लियर है? मैक्रो का दूसरा नाम है क्लासिकल, मैक्रो का दूसरा नाम है क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है? माइक्रो का दूसरा नाम है मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम है? मॉडर्न फिजिक्स। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, समझ गए? तो यहां पर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक होता है कि जो ऑब्जेक्ट साइज में लार्ज हो, जो ऑब्जेक्ट साइज में लार्ज हो तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? मैक्रोस्कोपिक का नाम ही यही है कि लार्ज इन साइज। क्लियर है? लार्ज इन साइज, है ना। माइक्रोस्कोपिक का मतलब स्मॉल इन साइज, यानी साइज में जो ऑब्जेक्ट छोटी है ना उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। क्लियर है? साइज, कितना साइज भाई? साइज में कितना बड़ा और कितना छोटा, है ना। तो साइज में देखो, जो ऑब्जेक्ट 10⁻⁻⁶ से ग्रेटर देन है, पॉइंट नोट करो, पॉइंट नोट करो कि जो ऑब्जेक्ट 10⁻⁻⁶ से ग्रेटर देन है तो वो मैक्रोस्कोपिक होगी। क्लियर है? यहां पर जो ऑब्जेक्ट 10⁻⁻⁶ से लेस देन है तो वो माइक्रोस्कोपिक होगी। क्लियर है? मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है कि पुरानी फिजिक्स, नाम से पता चल रहा है। देखो क्लासिकल, आप म्यूजिक सुनते होंगे ना, क्लासिकल सॉन्ग, है ना, यानी पुराने गाने, है ना, सदाबहार जिसको बोलते थे। तो यहाँ पर क्लासिकल का मतलब ही पुराना है। तो यहाँ पर जो फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स, ये पुरानी फिजिक्स है, यानी कि पहले टाइम में जो डिजाइन की गई थी वो वाली फिजिक्स है। क्लियर है? ये मॉडर्न फिजिक्स है। इस मॉडर्न फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। नोट करो, इस मॉडर्न फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो फिजिक्स है ना, ये नई नई डिजाइन की गई फिजिक्स है, यानी कि ये पुरानी वाली फिजिक्स है और ये उसके बाद में जो आई थी वो फिजिक्स है। क्लियर है? इसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, जैसे कि अर्थ सन के चारों रिवॉल्व करती है ना। केपलर्स लॉ आप बाद में पढ़ोगे, है ना, 9th में भी आपने पढ़े होंगे। और उसके बाद जैसे कि क्या बोलते हैं कि जो अर्थ है ना वो सन के चारों रिवॉल्व करती है ना। उसके बाद इस क्या बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल फिजिक्स में आप स्टडी करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की, है ना, जैसे कार का मूव करना, दो चीज़ों को हम रगड़ते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होना, ये सारी चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। क्लियर है? तो मेनली नोट करो, क्लासिकल फिजिक्स में हम 4 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। इसके 4 पार्ट कौन कौन से? जैसा कि मैकेनिक्स है, ये जो फिजिक्स आती है उसका पार्ट है मैकेनिक्स। क्लियर है? एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लियर है, और एक है थर्मोडायनामिक्स, क्लियर है, और लास्ट वन जो है वो है ऑप्टिक्स, यानी कि एक जो है वो है ऑप्टिक्स। तो मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में, रॉकेट के बारे में, उसकी थ्रस्ट के बारे में, है ना, रॉकेट होता है ना, जाता है तो उसकी थ्रस्ट के बारे में, और इसके अलावा जैसे कि कार मूव कर रही है, मूविंग कार, है ना, बैंड रोड के बारे में, बेंडिंग ऑफ रोड, है ना, पुलिस वगैरह के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट किस में आते हैं? मैकेनिक्स में। समझ गए? इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स भी हम पढ़ते हैं, इसके अलावा फ्लूइड वाला जो पार्ट है वो भी मैकेनिक्स में ही आता है। क्लियर है? उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं चार्ज की स्टडी, चार्ज की प्रॉपर्टी की हम स्टडी करते हैं। क्लियर है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मेनली चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम हीट की स्टडी करते हैं,
टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, क्लियर है, हीट इंजन की स्टडी करते हैं, करेंगे, ये आगे आएंगे, है ना। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर जो है उसकी स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्टिक्स में, इसको दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर देख लो। ऑप्टिक्स में क्या क्या देख कर रहे हैं भाई, ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, है ना। लाइट के बहुत सारे फिनोमिना कौन कौन से, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, है ना, स्कैटरिंग हो गई, ये सारे के सारे हम किस में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में। लाइट के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में, डिस्पर्जन के बारे में, और भी फिनोमिना यानी रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे की सारी जो हम स्टडी करते हैं ना, ये हम किस में स्टडी करते हैं भाई, ये हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं, क्लियर है। तो ये चीजें जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक के अंडर आती हैं, क्लियर है भाई। यहां नोट करो, देखो मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स ये आप यहाँ 11th में पढ़ोगे, ये आप यहाँ 11th में पढ़ोगे, क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये आप पढ़ोगे 12th में, क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को आप 12th में स्टडी करोगे, केवल यहाँ पर मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करोगे, क्लियर है। अच्छा, बात करें माइक्रोस्कोपी की, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल की स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन, एटम्स की हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये किस में आती हैं, माइक्रोस्कोपिक में, क्लियर है, क्योंकि ये चीज़ें साइज में बहुत स्मॉल होती हैं, क्लियर है। तो इस वाली फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं और इस वाली फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, क्लियर है। तो फिजिक्स में दो टाइप की फिजिक्स हम पढ़ते हैं, ये दो टाइप के स्कोप पढ़ते हैं, मैक्रो और माइक्रो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। अब हम पढ़ेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है ना, जो फिजिक्स में जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स से कैसे रिलेट करती है ना। यानी कि दिन भर हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है ना। पहले कुछ था, अब कुछ आ रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ना, वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही डेवलप हुई है, ठीक है। तो अभी देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ भाई। फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। और वो किस में आती है भाई, सारी सोसाइटी में। टेक्नोलॉजी किस में है भाई, सोसाइटी में। तो किस तरह की चीज़ें होती हैं भाई, देखो समझ में तो आ रहा है ना भाई लिखा हुआ, कोई नहीं, आराम से लिख देंगे अगली बार, है ना। टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है ना। आजकल बहुत सुख सुविधाएं आप यूज कर रहे हो, हैं सारी देन फिजिक्स की है, समझ गए। जैसे कि पहले भाप के इंजन होते थे, पहले किसके इंजन होते थे, भाप के, तो हम बोलते हैं स्टीम इंजन, क्लियर है। अब आ गए डीजल इंजन, क्लियर है भाई। अब कौन से इंजन आ गए, डीजल इंजन, है ना। ये सब किसका कमाल है, टेक्नोलॉजी किसकी वजह से आई, फिजिक्स की वजह से, क्लियर है भाई। तो पहले स्टीम इंजन होते थे, अब डीजल इंजन होने लग गए, है ना। पहले आपने सेमीकंडक्टर का नाम सुना है। तो सेमीकंडक्टर जब डेवलप हुआ था, यानी सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस जब आने शुरू हुई थी, तो पहले सिलिकॉन चिप्स हुआ करती थी, सिलिकॉन चिप्स जो होती थी, है ना। अब सारी स्टोरेज किस में होने लग गई, कंप्यूटर वगैरह में, है ना, मोबाइल में, है ना। एलईडी टीवी आजकल आ गया, क्लियर है। तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी हैं वो किससे डेवलप हुई हैं भाई, फिजिक्स से, क्लियर है। डायोड एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डायोड यानी एलईडी का मतलब यही होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। तो ये चीज़ों सारी की सारी फिजिक्स से डेवलप हुई हैं, क्लियर है, क्लियर है भाई।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें है ना, जैसे कि पहले जो आप मोबाइल टेलीफोन पे जो आप बात करते थे ना, तो वायर होती थी, क्लियर है, उसको आप गले में भी लगा लेते थे, है ना, फिर बात करते रहते थे, है ना। तो अब वायरलेस फ़ोन आ गए, है ना, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हो आप आराम से, क्लियर है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और क्या क्या है भाई, जैसे पहले जो मीडिया होता था ना, वो वायर्ड मीडिया होता था, है ना, उसमें वायर लगी होती थी। अब कौन सा आ गया, अब वायरलेस मीडिया आ गया। बड़े ब्लूटूथ सुनते हो हैं। अब कौन सा मीडिया आ गया, अब आ गया वायरलेस मीडिया, क्लियर है भाई। वायरलेस मीडिया आ गया, पहले क्या था, वायर्ड मीडिया, समझ गए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ही डेवलप हुई तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम सुधर गए, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो गए, वो और अच्छे हो गए, क्लियर है। तो टेक्नोलॉजी जो जो बढ़ती गई हमारी सोसाइटी में, तो जितनी भी सुख सुविधाएं तुम यूज कर रहे हो वो सारे किसकी वजह से हैं, फिजिक्स की वजह से। यानी फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो टेक्नोलॉजी में लागू होते हैं, क्लियर है। तो फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर जो मेनली हमारी नेचर में जो फोर्सेज हैं, मेनली हमारे नेचर में जो फोर्सेज हैं, तो हम मेनली 4 तरीके के फोर्सेज पढ़ते हैं, है ना। यानी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज हमारे नेचर में कौन कौन से हैं वो देखो। हमारे नेचर में कौन कौन से फोर्स लगते हैं भाई, ये वाली चीज देखो, मैं बताता हूं कौन कौन से लगते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फिजिकल वर्ड को मिटा दूं भाई, मिटा दो, ले मिटा दिया भाई, लो। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, क्लियर है भाई। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं वो देखो, कौन कौन से हैं भाई। पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए होगे प्रीवियस क्लास में, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे मैं गैप दे के लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्लियर है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी लिख सकते हो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वाह भाई वाह, कैसे कैसे फोर्स हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेज है भाई, मेनली ये 4 फोर्सेज हैं, क्लियर है भाई। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, क्लियर है भाई। तो मेनली हमारे नेचर में ये 4 तरह के फोर्सेस हैं, है ना। और ये चारों के चारों जो फोर्सेस हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, देखो कैसे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला कौन सा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। नोट करो, मैंने अट्रैक्टिव फोर्स बोला है, रिपल्सिव नहीं, बल्कि ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। अगर ढंग से देखो तो याद दिलाऊं मैं तुम्हें एक बार, तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों मास के प्रोडक्ट के। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। दूसरा इसके स्क्वायर के, दूसरा इसके डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है, तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोडक्ट हो रहा है तो मतलब हम इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, ये प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करता है, क्लियर है। ये देखो इनवर्स है लेकिन स्क्वायर है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ बस अब, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g यूज करते थे, क्लियर है।
तो दोनों मास का प्रोडक्ट अपॉन दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है भाई? यहां पर ये जो फोर्स होता है ना वो लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। नोट करो, ये जो फोर्स होता है ना वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स यानी इन्फिनिटी तक लग सकता है ये, है ना? ठीक है। लेकिन नेचर में ये वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। लेकिन नेचर में कैसा फोर्स माना जाता है? ये वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। क्लियर है भाई? सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है नेचर में ये। क्लियर है? इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैं बात करूं और मैंने एक चीज उसमें और बताई थी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान रखना भाई इस चीज का, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो वर्ड आया किससे? इलेक्ट्रॉन से। किससे आया? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? चार्ज ही तो होता है ना? तो चार्ज और मैग्नेटिक का मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन और रिपल्शन, समझ गए? तो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, यानी चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? तो चार्ज, जैसे सेम चार्जेस जो हैं, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है? लेकिन दोनों जब अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वाला जो फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है भाई? तो ये चार्जेस वाला फोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। कैसा फोर्स होता है भाई? ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये भी कैसा रेंज का फोर्स होता है भाई? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। क्लियर है? ये नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग वालों में से ये एक ऐसा फोर्स है जो स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? यानी कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। यानी कि ये फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना? जितने भी स्ट्रॉन्ग है उनमें से एक ये भी है। क्लियर है? तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अच्छा, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों वाला फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल खाली अट्रैक्टिव था। क्लियर है? तो ये जो फोर्स है ना वो अट्रैक्शन भी वाला भी है और दो रिपल्सन वाला भी है। रिपल्सन वाला भी है। कर लोगे भाई? कर लोगे? बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। कैसे? देखो, न्यूक्लियर नाम आ रहा है तो मतलब यहाँ पे दिमाग में न्यूक्लियस आ जाना चाहिए, दिमाग में न्यूक्लियस आ जाना चाहिए। तो ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियन। क्लियर है? तो दोनों को अगर इकट्ठा बोलना चाहते हो तो न्यूक्लियन बोल दो, बात खत्म। न्यूक्लियन नहीं बोलते तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलना पड़ेगा। क्लियर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम इकट्ठा न्यूक्लियन ही बोल देते हैं। तो न्यूक्लियन में प्रोटॉन भी आ जाता है, न्यूट्रॉन भी आ जाता है। क्लियर है? तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है भाई? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। क्लियर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पॉइंट क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई रिपीट कि द फोर्स विच बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है भाई? यानी कि जो फोर्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। जैसे कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है भाई, है ना? कैसा फोर्स है भाई? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस चार्ज इस पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे, है ना? दोनों पे पॉजिटिव है। जैसे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता भाई, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना? और जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में भी जैसे ये प्लस चार्ज है तो ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो, न्यूट्रल है। फिर भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फिर भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो सोचो कि ये फोर्स जो है ना वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ सामने आई है ना? कि ये जो फोर्स है ना वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है भाई? किस पे डिपेंड करता है ये?
ये खाली इन दोनों को बांध के रखता है ना, बाइंड करके रखता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो भाई कि नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। तो नोट करो ये कैसा फोर्स है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। क्लियर है? अच्छा, ये बांध के रखता है तो अट्रैक्ट करता है ना कि दूर भगाता है ना, तो कैसी नेचर है भाई इसकी, अट्रैक्टिव नेचर। तो इसकी नेचर कैसी है भाई, अट्रैक्टिव नेचर, यानी कि ये अट्रैक्ट करता है। क्लियर है भाई? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है भाई बताओ? जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में, न्यूट्रिनो इंटरेक्शन हम वहां पर बोल सकते हैं, न्यूट्रिनो इंटरेक्शन के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? यानी जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, तो आपस में इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं न्यूट्रिनो इंटरेक्शन डेवलप इन द ड्यू टू न्यूट्रिनो इंटरेक्शन। तो वहां जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन ये कैसा फोर्स है भाई, कैसा फोर्स है नेचर में, स्ट्रॉन्ग या वीकेस्ट? ये भी वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल की तरह ये भी कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये चार तरह की फंडामेंटल फोर्सेज हैं हमारी नेचर में। तो ये हमारे नेचर में चार तरह के मेनली फंडामेंटल फोर्सेज हैं भाई। एक एक करके आपने कर लिए इनको, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिसको नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई। तो ये चार टाइप के फोर्स आपने पढ़ लिए। एक बार इनके ऑर्डर पर नज़र डाल लीजिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है? ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉ। जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है भाई? एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन का मतलब यानी चीज का कंजर्व होना, चीज का कंजर्व होना, है ना। 1 सेकेंड भाई, एक बार माइक को मैं सही कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। एनर्जी का कंजर्व होना, कंजर्व होने का मतलब है कि वो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी वो उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी। क्लियर है? यानी कि उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी। पहले जो एनर्जी थी और बाद में हमने किसी को वो एनर्जी दे दी तो बाद में भी उतनी ही अमाउंट में एनर्जी रहे, कांस्टेंट रहे, बिफोर एंड आफ्टर, तो उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है भाई? कहने का मतलब समझो, देखो दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। कहने का मतलब कि सपोज करो मैंने स्विच ऑन किया है ना, मैंने स्विच पर टिप किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली पंखे को। पंखे को कैसी एनर्जी मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलते ही घूमने शुरू करेगा, है ना। घूमना शुरू करेगा तो मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो कहने का मतलब उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलते ही वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई, है ना। तो एनर्जी चेंज हुई है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, बट एनर्जी की अमाउंट चेंज नहीं हुई। जितनी इलेक्ट्रिकल में अमाउंट थी उतनी ही अमाउंट मैकेनिकल में थी। क्लियर है भाई? तो यहां पर एनर्जी कंजर्व है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि एनर्जी को ना हम बना सकते यानी क्रिएट कर सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि पहले जो एनर्जी थी, है ना, तो वही एनर्जी कब होगी? बाद में, यानी एनर्जी की अमाउंट बाद में होगी। क्लियर है? पहले जो एनर्जी थी बिफोर और बाद में भी उतनी एनर्जी होगी। क्लियर है? तो एनर्जी की मैं बात करूं तो एनर्जी जो है
उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना। या फिर ये लिख दो कि नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम उसको डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। लिखो फिर इस चीज को कि ट्रांसफर, वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म। क्लियर है भाई। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अब देखो सेकेंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज कंजर्व हो गया भाई, वाह, हर चीज कंजर्व होती जा रही है, क्या चक्कर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है कि अब चार्ज कंजर्व हो गया। सपोज करो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसको किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं हो, है ना, जो ना अपनी मेट्रो के अंदर ऐड कर सकता बाहर से, ना अंदर से कुछ हीट बाहर दे सकता, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। तो चार्ज का कंजर्वेशन, सपोज करो ये रूम है, सपोज करो ये रूम है, समझने के लिए देखो एक बार ये रूम है। क्लियर है। इस रूम में आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, तो आप सारे चार्ज हो, है ना, तो ना कोई स्टूडेंट्स अंदर से बाहर जाए, बात को समझो, ना कोई अंदर से बाहर जाए, ना बाहर से कोई अंदर आए। क्लियर है। तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस रूम का चार्ज क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा, है ना। ना चार्ज हम यहाँ से डोनेट कर रहे, ना हम चार्ज को यहाँ से गेन कर रहे। क्लियर हुआ भाई पॉइंट। तो चार्ज इस रूम का कंजर्व्ड रहेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया। तो आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज विल बी कंजर्व्ड, चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। आइसोलेटेड की मतलब ना अंदर से कुछ बाहर जाने दे रहा, ना बाहर से अपने अंदर कुछ ऐड कर रहा, तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है भाई। जिसको 2 पॉइंट क्लियर नहीं है कमेंट में कमेंट करके बताएं, उसको मैं दोबारा बताऊंगा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो, अब गौर करना भाई, है ना, अब गौर करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्लीज फोकस केयरफुली गाइस। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी बॉडी के पास मास है और उसकी वेलोसिटी भी है, तो मतलब उसके पास लीनियर मोमेंटम है। लीनियर का मतलब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर है। तो लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, पी से। किससे लिखते हैं भाई, पी से। और किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम होता है। क्लियर है। लेकिन कह रहा है लीनियर मोमेंटम कंजर्व है भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। ये लीनियर मोमेंटम क्या है भाई, कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, जब इस पे लगने वाला, किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स ही 0 हो जाए। बात समझ में आ रही है। अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, यानी कि बाहर से हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो मतलब उसका लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है। क्लियर हुआ भाई, पॉइंट क्लियर हुआ। सपोज करो, देखो एक बार, जैसे गन है, ये क्या है भाई, ये गन मैं बना देता हूं भाई एक बार। ना ट्रिगर ऐसे भाई, ये गन है भाई, ठीक है। लो, और अच्छे से बना दी है, ये गन है भाई। क्लियर है। तो यहां से बुलेट फायर की हमने, यहां से क्या फायर की, बुलेट फायर की, यानी ट्रिगर को टिप करते ही बुलेट फायर हो गई। क्लियर है। तो जितने फोर्स से बुलेट फायर हुई उतना ही फोर्स इस गन में बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। जितना ही फोर्स गन को बुलेट फायर करने में लगा उतना ही अमाउंट का फोर्स इस गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
क्लियर है, यानी कि पीछे की साइड झटका लगता है ना, तो जो फोर्स बुलेट को फायर करता है वही फोर्स गन को पीछे की तरफ भी धकेलता है। तो नेट फोर्स क्या हो गया भाई, 0। सपोज करो 5 न्यूटन की फोर्स से ये गन गई और 5 न्यूटन के फोर्स से ये गन पीछे आ गई। क्लियर है, बुलेट गई और 5 न्यूटन के फोर्स से गन पीछे आ गई, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। नेट फोर्स 0 तो मतलब लीनियर मोमेंटम हेयर कंजर्व, है ना। सपोज करो ये कार है या फिर ये कोई मान लो कि बाइक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, है ना। इसका मास तो है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा, इस बाइक को और तेज से धक्का नहीं दूंगा, तब तक लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करो तो क्या लिखोगे, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, बाहर से लगने वाला फोर्स 0 है, तब तक लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा भाई, तब तक लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, है ना। तो लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। भाई वाह, मजा आ गया ना। लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया भाई, जिसको समझ में नहीं आया वो बता दो कि जब तक बाहर से लगने वाला जो फोर्स है वो 0 है, तब तक बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, कंजर्व रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ही भाई, मास को चेंज कर ही नहीं सकते। क्लियर है। बात करें अगले लॉ की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, भाई मोमेंटम ही बहुत सारे हो गए, लीनियर और एंगुलर। वाह भाई वाह, फिजिक्स में बहुत मजा आने वाला है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करो। तो एंगुलर का नाम से पता चल रहा है, एंगुलर का मतलब कोई चीज एंगल से रोटेट कर रही है। गौर से सुनो कि कोई चीज एंगल से रोटेट कर रही है ना। सपोज करो दरवाजा है भाई, दरवाजा है ना, ये दरवाजा है, सपोज करो ये क्या है भाई, दरवाजा है। इस दरवाजे को मैंने फोर्स लगाया तो ये दरवाजा यहाँ था, तो अब यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया। क्लियर है, वो यहाँ से कहाँ बड़ा, दरवाजा बड़ा नहीं होगा भाई दरवाजा है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। क्लियर है। तो जिसने डिस्प्लेसमेंट किया, सपोज करो वो थीटा एंगल है, यानी दरवाजे ने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, मतलब थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है, यानी थीटा एंगल बना दिया उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक। चीज घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो मतलब उसके ऊपर हमेशा टॉर्क लगता है। पॉइंट नोट कर लेना भाई, नए नए स्टूडेंट हो, चीज को सीखने में इंटरेस्ट रखो। चीज घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो मतलब उस पर क्या लगता है भाई, टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं इस तरीके से। क्लियर है। ये टॉर्क एक टाइप का फोर्स ही है, टॉर्क जो है वो एक टाइप का फोर्स ही है। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, जैसे यहाँ बॉडी क्या कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, है ना, तो यहाँ पर फोर्स लगता है, यहाँ पे क्या लगता है भाई, फोर्स लगता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ बॉडी लीनियर मोशन में नहीं, बल्कि बॉडी रोटेट कर रही है, एंगुलर मोशन दे रही है ना, तो एंगुलर मोशन पे हमेशा क्या लगता है भाई, टॉर्क। टॉर्क भी एक तरह का फोर्स है। क्लियर है। तो फोर्स जो लगता है लीनियर मोशन के लिए, वो टॉर्क लगता है घूमती हुई चीज, यानी रोटेट करती हुई चीज के लिए। नोट करो। तो यहां पर चीज घूम रही है, मतलब टॉर्क लग रहा है। क्लियर है। जैसा कि ये दरवाजा था, ऐसे घूम रहा है ना, यहाँ आ गया, फिर मान लो इसको मैंने ऐसे घूम चारों तरफ रोटेट कर दिया, तो मतलब इस पे ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ये मत बोलना इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस पे टॉर्क लग रहा है, क्योंकि चीज रोटेट कर रही है, घूम रही है, एंगुलर मोशन दे रही है ना। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। क्लियर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था एंगुलर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते थे, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। नोट करो, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी इनटू, अब ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है लगातार, तो कुछ ना कुछ इसकी रेडियस भी होगी, है ना, तो लगातार घूमेगा, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो इनटू R, है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू mv को हम P लिख सकते हैं, P और R।
तो ये एंगुलर मोमेंट क्रॉस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पी है ना वो आर के अलोंग ऐसे घूम रहा है ना, मोमेंटम जो लग रहा है वो आर के अलोंग लग रहा है, क्लियर है। तो इसलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया है। आगे बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, चिंता मत करो, फॉर्मूला बताया अभी तो बस ध्यान रखो, ये मोमेंटम पी एम वी होता है और ये होता है एल इज इक्वल टू आर पी, क्लियर है। यहां देखो, यहां फोर्स जीरो था तो मोमेंटम जीरो, मोमेंटम कंजर्व, सॉरी जीरो नहीं मोमेंटम कंजर्व, यहां पे लगने वाला फोर्स जीरो मतलब मोमेंटम कंजर्व। तो यहां पर लगने वाला टॉर्क अगर जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो जाएगा क्या? बोलो भाई बोलो। यहां फोर्स को जीरो कर रहे थे तो मोमेंटम कंजर्व, लेकिन यहां टॉर्क को अगर जीरो कर दें तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व, क्लियर है। तो नोट कर लो इन पॉइंट को, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा चैप्टर पहला था 11th फिजिक्स का। 11th फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला आगे आगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर दो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं, समझ गए। हर एक डाउट क्लियर करने के लिए ही मैं यहाँ हूँ, समझ गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है, वीडियोस को लाइक शेयर करो। ओके, पढ़ते रहो, थैंक यू।